Hello, good morning everyone. I have shared the screen. So एक बार कंफर्म कर दीजिए whether things are fine. तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. वेब सीरीज चल रहा है आपको. इस पे कई सारे लेक्चर हो गए. ये 10th लेक्चर है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे. सो साउंड और विजिबिलिटी दोनों प्रॉपर हो तो आगे बढ़ा जाए. Yes, am I audible and is it visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में जब भी हम लोगों ने वेब के बारे में पढ़ा था 9th लेक्चर, उस पर लाउडनेस के बारे में बात किया था. तो वहीं से मैं पिक कर लेता हूँ. जो लाउडनेस होता है, आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा था. लाउडनेस को हम लॉगरिथम स्केल में मेजर करते हैं. सो बीटा इज इक्वल टू सम 10 log to the base 10 the intensity of the sound in hand और intensity reference दोनों का रेशियो लेते हैं. इसके बाद आपने ये देखा था कि अगर डेल्टा बीटा निकालना हो, चेंज इन बीटा, सो कुछ ऐसा निकल करके आया था, या फिर बीटा 2 माइनस बीटा 1 10 times log of I2 divided by I1. सो अगर इंटेंसिटीज का रेशियो दिया होगा तो हम लाउडनेस का डिफरेंस निकाल देते हैं. ये जो लाउडनेस होता है वो डीपी पे मेजर किया जाता है, डेसिबल्स पे. ये इसका पॉपुलर यूनिट है. और आप लोग जानते भी होंगे लाइक कि ह्यूमन ईयर्स के लिए जो सुटेबल लाउडनेस होती है वो अप टू 90 डेसिबल होती है. उसके बियॉन्ड जाते हैं तो फिर थोड़ा इशू बनता है. 120 dB के बियॉन्ड जाने के बाद डेंजरस हो जाता है. लाउड साउंड प्रोड्यूस पॉल्यूशन होने लगता है. सो जब कभी कैलकुलेट करना होगा तो आप इसको यूज़ कर लेंगे. सो लाउडनेस ये जल्दी पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की लाउडनेस किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे और बाकी चीज़ों पे. तो आप बोलोगे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. फिर ऐसा पूछेगा कि किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या कौन सी पावर पे डिपेंड करता है. तो आप बोलोगे लॉगरिथम फार्मूले से कनेक्टेड होता है. इसके बाद कई बार ये टर्म यूज करता है पिच के बारे में. बताइए, पिच ऑफ साउंड. साउंड को अगर आपसे कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है तो आप यही बोलेंगे साउंड एक सेंसेशन होता है जिसमें ईयर्स में सेंसेशन होता है और जिसमें वो एनर्जी को हम लोग डिकोड कर पाते हैं. सो पिच को एक ऐसा क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो साउंड किसका जा रहा है. जैसे कि एक मेल की वॉइस हो और एक फीमेल का वॉइस हो तो आप सुन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कौन सा बोल रहा है. या फिर किसी एक एनिमल का वॉइस हो या फिर किसी बर्ड का हो तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो. जिस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो, जिस क्वांटिटी से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो उसको पिच कहते हैं. तो ये जो पिच है बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. और हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो हायर पिच होगा. तो क्वालिटेटिव याद रख सकते हो. फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है इसका मतलब है पिच ज्यादा होगा. जस्ट टू मेक यू फील कि किस तरह से पिच वर्क करता है. जैसे एक मेल की वॉइस होती है और एक फीमेल की वॉइस होती है. तो अगर एक मेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक फीमेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको सुनने के बाद डिफरेंस क्लियर कट पता चलेगा कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है. फीमेल का वॉइस जो होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है, मेल का थोड़ा सा कम शार्प होता है. तो पिच या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फीमेल की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल. सो you'll find कि जो पिच है फीमेल का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल. तो इस तरह से हम साउंड को सुन करके क्वालिटेटिव आंसर दे सकते हैं कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका पिच ज़्यादा है. सो थ्योरेटिकली आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं. सो आगे बढ़ जाते हैं. साउंड वेव को हम लोग स्टडी कर रहे थे. साउंड वेव इक्वेशन भी देखा, लाउडनेस, पिच, इसके बारे में बात किया हुआ है. और अगर आपसे कभी इंटेंसिटी, पावर, इन सब के बारे में पूछता है तो फिर कैसे हम लोग बात करेंगे. सो पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव. इन केस यू रिकॉल तो आपको पता चलेगा कि हम पावर और इंटेंसिटी ऑफ वेव इन जनरल बात कर चुके हैं.
स्ट्रिंग के केस में भी देख लीजिए, स्ट्रिंग के केस में भी बात किया, और इन जनरल फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर साउंड वेव आएगा तो उन फार्मूलाज को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर पावर को हमको कैलकुलेट करना हो तो हम पावर में एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। तो जब कभी पावर बोलेगा उसका बेसिक मीनिंग हमारे पास एवरेज जाएगा, और या फिर किसी पावर ऑफ पार्टिकल बोलेगा तो फिर हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो भी टर्म होता है तो उसको यूज करेंगे। एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको यार रिकॉल होगा, कुछ हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड रो एस वी, कुछ इस तरह से लिखते हैं। रो एस को आप म्यू भी लिख सकते हो। सो दैट इज एवरेज पावर ऑफ एनी वेव। ना ये पावर फॉर्मूला हम कब लिखेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ना वो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का एम्पलीट्यूड है। सो ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ द वेव। सो अगर वो गिवन है तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम लोग आई से लिखते हैं, उसमें आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो इंटू वी। क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हैं पावर को तो वो इंटेंसिटी बन जाता है। और इसमें भी ए आ रहा है, ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। सो डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में अगर एक साउंड वेव दिया गया तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या करेगा वो, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ना देकर के प्रेशर एम्पलीट्यूड देगा, क्योंकि साउंड वेव को जनरली हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखते हैं। डेंसिटी के टर्म में भी दिया जा सकता है, तो वो आप एम्पलीट्यूड का कन्वर्जन जानते हो। सो दे विल बी यूज्ड व्हेन इट इज गिवन लाइक y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। इस इक्वेशन को आप प्रेशर में कन्वर्ट करना जानते हो। हाउ? डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p नॉट एंड सम सॉर्ट ऑफ दिस, क्या निकल करके आया था, ये कुछ था साइन if I remember properly kx माइनस ओमेगा t प्लस माइनस कुछ पाई था। और अगर आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तब भी चलेगा, माइनस पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये रिमेंबर कि कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारी बन के आई थी। अगर ये साइन आता है तो ये फिर माइनस कॉस पे आता है। एनीवे, सो अगर ये सिचुएशन होता है तो डेल्टा पी नॉट एम्पलीट्यूड होता है। अपने को पता है कि जो डेल्टा पी नॉट है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, और इसकी वैल्यू बी के ए टाइप आई थी। तो ये जो रिलेशन है बी के ए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दो एम्पलीट्यूड को आपस में लिंक करता है। कौन कौन से? प्रेशर एम्पलीट्यूड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अभी तक जो आपने रिजल्ट्स बना रखे थे वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बेस्ड थे। सो अगर वो प्रेशर एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग डील। आपको क्या करना होगा, यहाँ से ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा पी नॉट के टर्म में इन अब इक्वेशंस। जहाँ पर बी क्या है, बल्क मॉडुलस है, आपको पता है। के क्या है, वेव नंबर है, ये भी आपको नोन है। प्लेस कर देते हैं तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बना देते हैं। प्रेस पावर का भी बनाया जा सकता है। तो इंटेंसिटी अगर हम लोग रीराइट करना चाहें तो क्या बनेगा, हाफ ए स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर, and then there will be omega square, then there will be rho, there will be v. So ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में नजर आ जाएगा। तो पॉइंट इज कि यहाँ से भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर स्क्वायर, जस्ट लाइक कि वो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल जाता है। ये भी बता सकते हैं हम लोग। मोर ओवर इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर नीड अराइज करती है। तो ओमेगा स्क्वायर को और के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बाई के को एक नंबर से लिखा जा सकता है, दैट इज वी, वेव वेलोसिटी। क्योंकि ये 2 पाई बाई टी होता है, ये 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो बेसिकली लेमडा बाई टी लिखा हुआ है, तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा। क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर और के स्क्वायर आ रहा है, इसको हम वी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई कुड आल्सो बी रिटन एज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वी क्यू रो डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो। फिर आपको पता होता है कि ये जो वी है, साउंड के बारे में बात चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट बी बाई रो होती है। सो अब चाहो तो इसमें एक रो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक रो से डिवाइड कर दो। सो ये नंबर को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी बाई रो होता है वी स्क्वायर, तो ये वी रेज पावर 4 हो जाएगा। सो दिस कुड आल्सो बी रिटन, एक 2 का फैक्टर था उसको मिस कर दिया। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो क्या जमेगा, ये 1/v पावर 4 लिखा हुआ है। सो ये बन जाएगा डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस
एक रो सर्वाइव करेगा, एक वी सर्वाइव करेगा। सो ये भी एक पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस टाइम्स रो इनटू वी, जहाँ पर रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम पर आप वर्क कर रहे हो। डेल्टा पी नॉट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड और वी इज द वेव वेलोसिटी, यू नो। इसको कई और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम चाहें तो रो को एलिमिनेट करके बी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस के टर्म में, या फिर वी को भी गायब कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कॉपी कर लीजिए। सो कई बार इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ऑप्शंस में देगा, डेल्टा पी के टर्म में, रो के टर्म में, बी के टर्म में, वी के टर्म में। सो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे तो आप किसी से किसी में कन्वर्ट कर लोगे। जनरली इसको यूज किया जा सकता है, और बाकी ये तो ऑब्वियस है, सब कुछ इसी से आ रहा है। कॉपी करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कंसर्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। Sir, can you please re-explain the second last one, the second last intensity conversion? ओके, थोड़ा सा मैंने जल्दी में कर दिया होगा, हो सकता है कि आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा हो। यहाँ पर वी क्यूब था, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। इस पे इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि डेल्टा पी नॉट स्क्वायर है ये, और ये वी क्यूब है, डिवाइड बाई ट्वाइस रो, और इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर है, वी रेज टू पावर 4 बन जाएगा। तो ये बनेगा डेल्टा पी नॉट स्क्वायर वी क्यूब, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस रो वी रेज टू पावर 4, वी फॉर वेलोसिटी। सो एक वी बचेगा, वी क्यूब कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, रो बचेगा, तो फिर फाइनली ये बच जाएगा। बाकी आप कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर हम लोग इंटरफेरेंस की बात किया था, तो इंटरफेरेंस आप साउंड वेव भी देख सकते हैं। सो अगर साउंड वेव का इंटरफेरेंस की बात किया जाए, सो एग्जैक्टली वही रूल आपको फॉलो करना है जो आपने इंटरफेरेंस में लर्न किया था। वो जनरल सभी वेव्स के लिए था, तो यहाँ पर भी साउंड वेव्स को हम लोग लिख सकते हैं आइदर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में और प्रेशर के फॉर्म में। तो जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में याद रखते हैं, प्रेशर फॉर्म में हम तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन की डिमांड आती है। तो हमारे पास अगर दो साउंड वेव है y1 और y2, तो रिजल्टेंट y होता है, सुपरपोजिशन यू नो। एम्पलीट्यूड कैसे जाता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बाकी रूल वही है, सारा कुछ वही है। कॉस फाई, जहाँ पर फाइव का फेज डिफरेंस होता है, जस्ट लाइक एनी अदर वेव। और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट i1 i2 cos phi. Then you remember constructive interference, destructive interference. So I की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। I का जो मिनिमम वैल्यू होता है, दैट इज रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमा आपको तब अचीव होता है जब फाई की वैल्यू 2n पाई होती है, या फिर पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है। और मिनिमा आपको तब अचीव होता है जब फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है। 2n प्लस 1 पाई होता है, नॉट पाई बाई 2, क्योंकि कॉस फाई को अपने को -1 चाहिए होता है, तो -1 इस नंबर पे मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो वहाँ से फिर वेवलेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो फिर इसके बाद इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, लोकेशन दे करके, पाथ डिफरेंस को यूज करा करके, वो सारा कुछ जो कुछ हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस इज लेमडा अपॉन ट्वाइस पाई डेल्टा फाई, दैट इज फेज डिफरेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। और भी फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो पॉइंट इज कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव इज सेम एज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन एग्जैक्टली दे सकते हैं। जैसे वो YDSC का सेटअप बनाया था, या फिर मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन करने की बातें थी, सारा कुछ साउंड वेव के टर्म में भी किया जा सकता है। सो वी हैव डेल्ट इट इन डिटेल। सो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सॉरी वहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा था।
सो अभी हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे साउंड वेव्स के लिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज इन केस ऑफ साउंड वेव। Sir, can you show the previous slide? Yeah, of course. Here it is. Okay, sir. Thank you. सो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जिस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग में, सिमिलरली हम लोग साउंड में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन प्रोपोगेट करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। वो सारे कंडीशंस जो हम लोग जानते हैं एग्जैक्टली सेम फॉलो कर लेते हैं। और अगेन अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में बात करोगे तो कुछ एक ऐसा y1 पकड़ लेंगे, a sin kx माइनस ओमेगा टी, और एक y2 पकड़ लेते हैं, a sin kx प्लस ओमेगा टी। इक्वल एंड अपोजिट वेव्स, इनका सुपरपोजिशन देखते हैं y1 प्लस y2। नाउ अगर आपको कभी प्रेशर के टर्म में वर्क करना पड़े तो इसको आप प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सारा प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो द कन्वर्जन। एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी इक्वली वैलिड है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी करते हैं। आपको याद होगा कि जब इस तरह से हमने y कैलकुलेट किया था, कुछ ऐसा निकला था, ट्वाइस a sin kx cos omega t. So we said this is a stationary wave or standing wave. So this is in terms of displacement form. You can always convert it into pressure form. फिर इसके बाद ये एम्पलीट्यूड हुआ करता था, और फिर नोट्स बनना, एंटी नोट्स बनना, एग्जैक्टली सिमिलर वे पे चलता था। सो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करेंगे और प्रेशर के साथ क्या चल रहा होगा उसको भी काउंट कर लेंगे। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है वो नोड है, और लेट्स से ये x इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को देख करके x इक्वल टू 0 नोड जा रहा है, तो फिर हम लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ पर नोड होगा, दूसरा नोड यहाँ पर होगा, नेक्स्ट नोड यहाँ कहीं होगा, उनके बीच में एंटी नोड लाई कर रहा होगा, फिर एक एंटी नोड लाई कर रहा होगा, फिर ये सीक्वेंस चलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लेंथ तक जाना है। अर्लियर वी यूज्ड टू से इट एज अ रोप और स्ट्रिंग, अब हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल का कलेक्शन है, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि ये डायरेक्शन है x, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट करेगा। और स्टैंडिंग वेव अगर बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है तो नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ये जो नोड और एंटी नोड हम बता रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। सो ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म के लिए है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉर्म की इक्वेशन जो हम लोगों ने ऊपर बनाई है उसके लिए x इक्वल टू 0 नोड पॉइंट बन रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेशर वेव के बारे में, अगर ये साइन होता है तो वो कॉस बनता है। इसका मतलब जब साइन 0 होगा तो कॉस अपना एक्सट्रीमम लेता है। सो पॉइंट इज कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बन रहा होगा, इसका मतलब है कि उसका ये एम्पलीट्यूड 0 हो रहा होगा, तो आप पाओगे कि प्रेशर के लिए वो एंटी नोड का काम करेगा। सो ये डिफरेंस रहता है दोनों में, सो ये डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सो अगर कभी आपको प्रेशर फॉर्म में मेजर करना हो तो प्रेशर फॉर्म कैसे बिहेव कर रहा होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। प्रेशर फॉर्म में आप देखोगे कि जहां पर इसका नोड बना है तो वहां पर इसका एंटी नोड बनेगा, जहां इसका एंटी नोड है वहां पर नोड बनेगा। सो दे आर इन रिवर्स वे, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, हमको पता है कि जब ये वेव अगर साइन से गिवन है तो वो कॉस से गिवन होती है। इसका मतलब जब साइन मिनिमम होता है या फिर 0 होता है तो कॉस एक्सट्रीमम होता है, साइन जब एक्सट्रीमम होता है तो कॉस 0 होता है। तो उस तरह से हम ये बोल सकते हैं। इसको हम लोग रूल बना लेंगे। क्या रूल बोलेंगे कि जब कभी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म अपना नोड बना रहा होगा जिस लोकेशन पर, उस लोकेशन पे प्रेशर फॉर्म एंटी नोड बना रहा होगा। तो इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ और उसको आप कॉपी कर सकते हो। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तब तक आप कॉपी कर लोगे। So where there is node for displacement wave
there will be antinode for pressure wave and vice versa. सो वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी होगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा एंटी नोड होगा, वहां पर ये नोड होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और ये खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में सारा जानते हैं। प्रेशर वाले को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उसको बता सकते हैं। आपने कुछ लिखा हुआ है सर, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो अलोंग द लाइन होगा ना? हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो अलोंग द लाइन होगा, क्योंकि ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अलोंग द लाइन मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यस, ये जो जनरल पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट लिखा गया हैशटैग लगा करके, ये जनरल पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हो। और अभी स्टैंडिंग वेव में कैसे इसको यूज करेंगे आगे हम लोग बात कर लेंगे। कॉपी कर लिया तो हम आपको एक और पॉइंट बता देते हैं जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में, अभी स्टैंडिंग वेव के बारे में और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ये छोटा माइनर सा पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि जैसे स्ट्रिंग केस में देखा था, और ये देखा था कि अगर ये पल्स जा रहा है और ये फिक्स्ड एंड है, सो इससे कोलाइड करने के बाद, जैसे जब रिटर्न होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, किस तरह का वेव फॉर्म लेकर के आएगा ये अपने को पता है, ये इन्वर्ट हो जाता है। और ये भी हम लोगों ने देखा था, अगर स्ट्रिंग में ये फ्री एंड से जा रहा है तो फिर सेम फेज पर वापस आता है। वी रिमेम्बर दैट। सो दिस वाज फॉर स्ट्रिंग केस। स्ट्रिंग केस में जो ये फिक्स्ड हुआ करता था और इसको हम लोग फ्री बोलते थे। यहाँ पर क्या होगा कि जब कभी साउंड जाएगा तो साउंड के लिए कोई पाइप को हम लोग यूज करेंगे। सो जो ऑर्गन पाइप्स होंगे वो दो तरह से पाइप के एंड्स रहेंगे। जैसे एक ये पाइप है और ये एंड अपना अगर ओपन है तो हम बोलेंगे कि दिस इज ओपन एंड एंड दिस इज क्लोज्ड एंड। और एयर इसमें वाइब्रेट करेगी, इसके अंदर एयर चलेगा। सो जिस तरह से स्ट्रिंग में एक फ्री एंड हुआ करता है, एक फिक्स्ड एंड हुआ करता है, सिमिलरली पाइप्स में जिसमें साउंड या जिसमें एयर या गैस फिल्ड होगी, उन पाइप्स में दो एंड होंगे, एक ओपन एंड होगा और एक क्लोज्ड एंड होगा। जो क्लोज्ड एंड होगा दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू फिक्स्ड एंड, और जो ओपन एंड होगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू फ्री एंड। सो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के रूल्स जो थे दे विल बी सिमिलर टू द क्लोज्ड एंड, और जो फ्री एंड के करस्पॉन्डिंग थे दे विल बी सिमिलर टू द ओपन एंड। इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ सो दैट आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ये सब समझाने के लिए था और फिर याद रख सकते हैं। आपने लिखा हुआ कैन यू प्लीज पिक्चराइज द प्रेशर फॉर्म स्टैंडिंग वेव। या वी विल कम टू द स्टैंडिंग वेव और पिक्चराइज भी करेंगे कि प्रेशर वेव कैसे दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे दिखेगा। अभी मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद कैसा बिहेवियर होता है वो समझना है। सो इस पाइप को हम लोग ऑर्गन पाइप कहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ये ऑर्गन पाइप है। सो ओपन एंड कैसे बिहेव करता है, क्लोज्ड एंड कैसे बिहेव करता है, उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। In case of reflection from closed end, the reflected displacement form displacement wave। सो हम लोग रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वाली बात कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव हैज एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि क्लोज्ड एंड का मतलब हुआ जस्ट लाइक अ फिक्स्ड एंड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मेजर कर रहे थे, तो एग्जैक्टली स्ट्रिंग जैसा स्टोरी चल रहा है। सो वहां पर कितना फेज डिफरेंस आता है आपको पता है, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है पाई का, दैट मीन्स वो इन्वर्ट हो जाता है। और
इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और पाथ डिफरेंस, तो कभी वो पाथ डिफरेंस के बारे में बात करेगा, टर्म में बात करेगा, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2। सो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस मिलता है किस केस में? रिफ्लेक्टेड केस में। किस तरह के एंड से? क्लोज्ड एंड से। किस तरह के फॉर्म में? डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव ना होकर के जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो डिस्प्लेसमेंट ना होकर के प्रेशर वेव होगा, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसको मैं इसी के आगे ऐड कर देता हूँ। But the reflected pressure wave has no phase difference. फेज डिफरेंस नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड एंड। उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेव का पाई से फेज डिफरेंस आता है, ये जस्ट लाइक स्ट्रिंग है। और इसका उल्टा होता है प्रेशर केस में। प्रेशर के वेव के फॉर्म में आप पाओगे कि कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, नो फेज डिफरेंस आएगा। एंड इसका एक काउंटर वर्जन भी होगा ओपन एंड के लिए, तो उसके बारे में भी लिख देते हैं। इन केस ऑफ reflection from open end of organ pipe, the reflected displacement wave has no phase difference, while reflected pressure wave undergoes pi phase difference or has pi phase difference. सो प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में जो वो रिलेशन चल रहा होता है वेव फॉर्म में, वो अपोजिट टाइप का चल रहा होता है। सिंपली बिकॉज कि अगर प्रेशर वेव साइन है तो डिस्प्लेसमेंट कॉस आता है, अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन आता है। क्योंकि वो डिफरेंशिएशन से आता है। इफ यू रिमेंबर कि एक डिफरेंशिएशन आता था डेल वाई बाई डेल एक्स, तो जब साइन एक्सट्रीमम होता है तो कॉस जीरो होता है, इसलिए नोड और एंटी नोड बदलते हैं, अपोजिट होते हैं, और ये फेज डिफरेंस भी अपोजिट होता है। ये दो पॉइंट्स को इंटरनलाइज कर लीजिए, इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल और इनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। और अगर वेव फॉर्म आप कैसे याद रख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, बस वो डिस्प्लेसमेंट वाला याद रखिए, बस इतना। दूसरा ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में इनवर्स अपोजिट टाइप का रिलेशन चलता है, एक साइन होता है तो दूसरा कॉस होता है, सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब हम लोग स्टैंडिंग वेव के बारे में ऑर्गन पाइप में देख सकते हैं किस तरह से वो फॉर्म बनता है। प्रेशर फॉर्म को अगर ड्रॉ करना होगा तो कैसा दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म को ड्रॉ करना होगा तो कैसा दिखेगा। सो ये अपने को पता चल गया। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर आपको ये दो पॉइंट्स समझ गए कि ये जो पॉइंट है ये क्लोज एंड है ऑर्गन पाइप का, और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे बिहेव करेगा, ये एंटी नोड जैसा बिहेव करेगा या नोड जैसा बिहेव करेगा क्लोज्ड एंड, तो आपको एक क्वेश्चन पहले पूछना पड़ेगा कि किस तरह की वेव के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में वेव दिया जाए तो ये जो क्लोज्ड एंड होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक, whether it is going to behave like antinode or it is going to behave as a node.
माइंड इट, ये डिस्प्लेसमेंट वेव की बात चल रही है, सो इट हैज टू बी इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। सो अभी जो आपने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर्म के लिए जैसा स्ट्रिंग के साथ होता है एग्जैक्टली वैसा इस केस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इस वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म के लिए। तो ये जो क्लोज्ड एंड होता है दैट बिहेव्स लाइक फिक्स्ड एंड, और अगर स्ट्रिंग को आपने फिक्स कर दिया तो ये पॉइंट मूव नहीं करता है, ये पॉइंट मूव नहीं करता है तो ये हमेशा नोड रहता है। So for displacement wave, closed end behave like a node. और अगर हम प्रेशर वेव बोलते हैं तो फिर that will behave like antinode. Similarly, open end के बारे में लिखा जा सकता है, open end is going to behave like antinode for displacement and node for pressure. So इन पॉइंट्स को भी मैं लिख देता हूँ और इनको आपको याद रखना होगा। ये सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड हैं। सो ऐसा बोल सकते हैं कि ओपन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप is antinode for displacement standing wave and node for pressure wave. इसी से associated point closed end of an organ pipe is node for displacement wave and antinode for pressure wave. ये जो हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं नोड और एंटीनोड, इसका मतलब जब स्टैंडिंग वेव की बात चल रही है उसके बारे में। सो स्टैंडिंग वेव अगर आप ऑर्गन पाइप पर बनाएंगे देन यू विल फाइंड कि नोड कहाँ पर मिलेगा और एंटीनोड कहाँ पर मिलेगा। तो नोड और एंटीनोड को सर्च करने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि हम किस तरह के वेव के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर इट इज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, वेदर इट इज इन प्रेशर फॉर्म। सो अगर वो प्रेशर फॉर्म में है तो एक उसका अपोजिट जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं क्लोज्ड एंड इज लाइक फिक्स्ड एंड, ओपन एंड इज लाइक फ्री एंड। सो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। हाँ, जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, एक दोनों एंड क्लोज्ड ओपन होंगे और या फिर एक एंड ओपन होगा। सो अगर ऐसा बना हुआ है तो एक पाइप है, ऐसा हुआ है तो दूसरा पाइप है। इसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का मीनिंग क्या हुआ? जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन है। दैट मीन्स एयर कैन गो फ्रॉम हेयर एंड कैन क्रॉस इट। ये पाइप्स जो है बेसिकली सिलिंड्रिकल पाइप है, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये कुछ ऐसा सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर टाइप है। तो इसके इनसाइड में एयर वाइब्रेट करेगी, बट दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। दिस सेकेंड इज कॉल्ड क्लोज्ड पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। नॉमेनक्लेचर पे आपको ध्यान देना है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप डजंट मीन कि बोथ एंड्स आर क्लोज्ड, इट इज ओनली वन एंड विच इज क्लोज्ड, सो दैट इज क्लोज्ड, दैट इज ओपन। सो यहाँ से साउंड वेव आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा, और जबकि इस पर जाएगा साउंड वेव और ट्रांसमिट होकर के आगे चला जाएगा। सो अगर हमने यहाँ पर दो साउंड वेव्स को बुलाया, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हमने एक साउंड वेव को इंट्रोड्यूस किया है तो फिर एक रिफ्लेक्टेड वेव भी क्रिएट हो जाएगी, तो सुपरपोजिशन होने लगेगा आइडेंटिकल अपोजिट ट्रैवलिंग वेव्स का, तो वहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। सो दोनों में स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। अब ये ओपन ऑर्गन पाइप, दैट मीन्स बोथ एंड्स आर ओपन। जनरली क्या होगा, उसकी लेंथ अपने को पता रहेगी, लेंथ क्योंकि हम लोग मेजर कर सकते हैं इजिली। सो एल विल बी नोन टू अस। और फिर हम लोग देखेंगे कि इस पे कितने नोट्स बनते हैं, कितने एंटी नोट्स बनते हैं, फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमको आता है, √b/ρ होता है, या फिर गामा RT/m होता है। तो T और M इन सबको पता करके हम बता सकते हैं कितना वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी पता चल जाएगा, वेवलेंथ को हम L से कनेक्ट कर लेंगे,
ये दोनों बातें पता चल जाएंगी तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी v by lambda. ये अपना आइडिया है. फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो अपने को पता चल जाता है कि किस तरह की पिच जनरेट हो रही है, और डिफरेंट डिफरेंट पिच को जनरेट करके हम लोग म्यूजिक क्रिएट कर लेते हैं. तो जो माउथ ऑर्गन्स होते हैं उसमें हम एयर को ब्लो करते हैं और फिर कुछ नोट्स और एंटी नोट्स क्रिएट करते हैं. तो ये रफ आइडिया है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे आती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे आती है, और कौन कौन से हार्मोनिसिटी पे वर्क कर रहा होता है. अगर लेट मी टेल यू, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो स्ट्रिंग केस में पढ़ा था बस उसी का मिरर इमेज टाइप का है. सो स्टैंडिंग वेव में आप सॉरी स्ट्रिंग वेव में जो आपने पढ़ा था, स्ट्रिंग वेव में जो स्टैंडिंग वेव था एग्जैक्टली सिमिलर स्टैंडिंग वेव हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट करने वाले हैं. सो मैं दूसरा हेडिंग दे देता हूँ, स्टैंडिंग वेव. दो तरह के पाइप्स थे, पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप में पढ़ लेते हैं. स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप. अगेन मोस्टली हम लोग वर्क करेंगे किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, लेकिन साथ साथ प्रेशर के टर्म में भी आइडिया लेते रहेंगे कि किस तरह से वर्क करता है. सो लेट्स से कि अपने पास ये ऑर्गन पाइप है जो कि ओपन है और इस पर स्टैंडिंग वेव आ रही है, अपने को ड्रॉ करना है. सो हम लोग पहले इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में ड्रॉ करना चाहेंगे. डिस्प्लेसमेंट वेव. सो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव में ये ओपन एंड और ये ओपन एंड किस तरह से बिहेव करेगा. कैन यू रिकॉल कि ये ओपन एंड किस तरह से बिहेव करेगा, टॉप वाला नोड और एंटी नोड. You have just written a statement regarding this. So open end in case of displacement behaves like a, you see somewhere there, open end in displacement form behaves like a antinode A. So ये जो points हैं वो आपको over the time internalize करने हैं. Antinode, great. So क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको एंटीनोड बनना कंपलसरी है एज पर अवर रूल्स और लॉजिक्स. इसको भी एंटीनोड होना बहुत जरूरी है. सो ये दो पॉइंट्स तो अपने फिक्स हो गए. जैसे कि स्ट्रिंग में हमारे नोट्स फिक्स हो जाते थे जब अगर दोनों एंड फिक्स करते थे, तो यहाँ पर हमारे एंटी नोट्स फिक्स हो गए. अच्छा, एक बार ये एंटी नोट्स फिक्स हो गए तो अब आपको वेव ड्रॉ करनी है. सो ऐसा हो सकता है कि ऐसा तो एटलीस्ट होगा कि बीच में एक नोड मिले, क्योंकि एंटी नोड के बाद नोड आता है फिर एंटी नोड आता है. फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स आ जाए, जैसे एक नोड आ जाए फिर एक एंटी नोड आ जाए फिर नोड आ जाए, इस तरह की सिचुएशन. या फिर इसी चीज को आप बढ़ाते रहें. तो कई सारे केस बनाए जा सकते हैं और उसी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि किस तरह से कौन कौन से ये मोड पर वाइब्रेट कर रहे हैं. सो जो पहला होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ फंडामेंटल मोड. सेम लॉजिक सेम नॉमेनक्लेचर चलेगा जो हम लोगों ने स्ट्रिंग केस में देखा था. फंडामेंटल मोड. इस फंडामेंटल मोड को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं. फर्स्ट हार्मोनिक. सो अगर ओपन ऑर्गन पाइप फर्स्ट हार्मोनिक पर है या फिर फंडामेंटल मोड पर है तो कैसा दिखेगा और फ्रीक्वेंसी कैसे आने वाली है. सो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप देखिए. ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है. तो कुछ ऐसा देख बनाएंगे कि एंटी नोड यहाँ से जा रहा होगा और यहाँ पर आ रहा होगा. सपोर्टिंग वाली लाइन हम ऐसा दिखा देते हैं. सो पिक्चर में इस तरह से डिस्प्ले करेंगे. मीनिंग क्या चल रहा है, मीनिंग कुछ ऐसा चल रहा है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो बीच का है ये रेफरेंस पॉइंट है. अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट है. यू कैन जस्ट थिंक इन दिस वे कि पिक्चर ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. रियलिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट मूव्स अलोंग द लाइन. सो ये जो मैक्सिमम होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये एंटी नोड होगा. सो नोड को हम लोग ऐसे एंटी नोड को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, नोड को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एंटी नोड हो गया. ये फंडामेंटल केस है, फर्स्ट केस है. और अगर ऐसा वाइब्रेशन चल रहा है तो इसको बोलेंगे दैट इज इन फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक मोड. देन वी कैन थिंक ऑफ कि वेवलेंथ कितना होगा. लेंथ आपको पता होगा, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पाइप बाय सिंपल मेथड्स. So can we relate length and wavelength over here? Length of the pipe and wavelength of the standing wave that has been created.
तो आपको पता होता है कि एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिफरेंस λ/2 होता है, λ/4 होता है, या फिर एंटी नोड से एंटी नोड का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 होता है. सो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो λ/2 है दैट इज इक्वल टू L from the earlier knowledge. So lambda is coming as twice L. Now velocity you can calculate by n number of methods. तो या फिर वो आपको डायरेक्टली देगा या फिर आपको कैलकुलेट करने की बात करेगा, तो हम बल्क मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वेवलेंथ आ गया अपने पास, वेलोसिटी आ गया, अपना पर्पस होता है फ्रीक्वेंसी को जानने का, तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी v बाई लेमडा के बराबर आ जाएगी. सो फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट कम्स आउट टू बी v बाई 2L. जैसे बोथ एंड फिक्स किए थे अपने स्ट्रिंग में, वहां पर भी v बाई 2L आया था, यहाँ पर भी v बाई 2L आ जाता है. तो ये फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट हार्मोनिक है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में दिखाया गया है. कई बार आपसे बोलेगा कि इसी को प्लॉट कीजिए प्रेशर फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ. दूसरा इसी को प्रेशर में कैसा दिखाई देगा. सो प्रेशर का अगर हमने इसको प्रेशर फॉर्म में ड्रॉ करना है और प्रेशर वेव दिखाना है, स्टैंडिंग वेव, सो डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट नजर आएगा. आप पाओगे प्रेशर के लिए ये नोड का काम करेगा और ये नोड का काम करेगा, बीच में एक एंटी नोड आएगा. सो दैट हैज टू बी द प्रेशर पिक्चराइजेशन. अगर इसको आप पिक्चराइज करोगे तो नोड बीच पे रहेगा और ये भी बीच पे रहेगा, कुछ ऐसा आना चाहिए, और एक इस तरफ से भी आना चाहिए. जनरली जब हम लोग स्टैंडिंग वेव दिखाते हैं तो एक पोर्शन को डार्क दिखा देते हैं और एक को डॉटेड दिखा देते हैं. अब दोनों को डार्क दिखा सकते हो, चलेगा. सो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, दैट इज एंटी नोड, और ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है. सो ये जो ऊपर पिक्चर बना गया है, जो नीचे पिक्चर बनाया गया है, दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं. बोथ आर सेइंग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. लेकिन ये जो फर्स्ट शो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म में दिखा रहा है, और ये प्रेशर वेव फॉर्म में दिखा रहा है. सो कई बार वो आपसे फिगर दे देगा और बोलेगा कौन सा प्रेशर फॉर्म में बताइए, कौन सा डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में बताइए, एंड देन इट कैन आल्सो बी आस्क्ड कि कौन सा किस मोड ऑफ वाइब्रेशन पे चल रहा है, क्या वो फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड, और कौन सा हार्मोनिक है, या फिर कौन सा ओवरटोन है, उसके बारे में भी बात कर सकता है आपसे. ड्रॉ कर लीजिए. अगर आपको फंडामेंटल समझ में आता है फर्स्ट, तो इसके हायर लेवल्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. बस हम सीक्वेंस वाइज बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स का बढ़ाते रहेंगे ऑर्डर वाइज. ना इसके बाद जब फर्स्ट हार्मोनिक आपका हो जाएगा तो नेक्स्ट आएगा सेकंड हार्मोनिक. और इस सेकंड हार्मोनिक को हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं. So language goes exactly similar the way we had earlier. इसका मतलब क्या है, अगेन हम फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेव को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम प्रेशर के साथ रिलेट कर सकते हैं या प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड होता है, ये एंटी नोड होता है. और अगर हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं तो एक नोड के साथ साथ अपने को एक एंटी नोड बीच में और लाना पड़ेगा. सो इट शुड अपीयर लाइक दिस, सम सॉर्ट ऑफ और करस्पॉन्डिंग काउंटर वर्जन इस तरह से चलेगा. सो अगर इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब है एक एंटी नोड था, बीच में एक नोड आया, फिर एंटी नोड आया, फिर नोड आया, फिर एंटी नोड आया. सो दैट इज योर सेकंड हार्मोनिक. यू कैन कॉल इट एज द फर्स्ट ओवरटोन. अगेन ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. एंड इसकी लेंथ अगर अपने को L दी गई है तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं L किस तरह से, L और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा. एंटी नोड से एंटी नोड, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो ये फुल वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा. तो λ/2 plus λ/2 is equal to L. Basically lambda is equal to L. So what the frequency is going to be, frequency is going to be v by lambda, that is f is equal to v by L. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसा कि पहले भी किया था,
और V/2L फंडामेंटल है, तो ये फंडामेंटल का ट्वाइस हो गया, इसलिए सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। तो सेकेंड हार्मोनिक ये इसलिए है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस आ रही है, इसी को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। Can you draw the same organ pipe standing wave in terms of pressure form or density form? अगर डेंसिटी फॉर्म में भी बात करेगा ना तो एग्जैक्टली सेम आएगा जैसा प्रेशर का आता है, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर दे आर इन द सेम फेज। सो अब ड्रॉ कीजिए और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देन यू कैन मैच वेदर इट इज मैचिंग एग्जैक्टली। सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन को आपको ड्रॉ करना है प्रेशर फॉर्म में। आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर रहे होंगे। तो फिर अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, ये ओपन एंड है, नोड जैसा जाएगा, ये ओपन एंड है, नोड जैसा जाएगा। एक नोड आपको बीच में भी लाना है। बीच में क्यों लाना है, क्योंकि हम लोग सेकेंड हार्मोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन यू विल फाइंड कि इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से आ जाएगा। सो इट शुड बी नोड, देन एंटी नोड, then again a node, then again an anti-node, then finally node. And then you'll find कि ये anti-node हो गया, ये anti-node हो गया और ये node हो गया। ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी। इस पर भी आप लेंथ को मेजर करोगे तो आपको यही मिलेगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू लेंथ, क्योंकि एक पूरा वेव दिख रहा है, सो एक फुल वेवलेंथ के इक्वल हो जा रहा है। कैसे को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक देख सकते हैं। आप इसको की ड्रॉ करते रहिए, पता चल जाएगा। थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक भी मिलेगा आपको। सो मैं क्विकली इसको कंप्लीट कर देता हूँ। थर्ड हार्मोनिक विल बी नोन एज सेकेंड ओवरटोन। कैन वी से कि इसके लिए जो f की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3v/2l। बाकी आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। प्रेशर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, और डेंसिटी के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। सिमिलरली अगर इसी को लोग कैरी ऑन करते हैं तो nth हार्मोनिक तक जा सकते हैं, nth हार्मोनिक, और यू कैन से n-1th ओवरटोन। Well, the frequency is going to be f is equal to nv/2l. So, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया है तो इसके सारे आंसर एग्जैक्टली सेम है जो बोथ एंड फिक्स्ड ऑफ द स्ट्रिंग केस में आपने देखा था, एग्जैक्टली सेम। द रीजन बीइंग कि जब बोथ एंड हम फिक्स करते हैं तो वो दोनों नोट्स बनते हैं, तो एक्सट्रीमम अगर नोट्स है तो बीच की स्टोरी एग्जैक्टली ओपन ऑर्गन पाइप की तरह चलती रहेगी। तो आपने उस तरह से देखा, और यहाँ पर फाइनल आंसर nth हार्मोनिक के लिए आ जाता है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती रहेगी। और ओवरटर्न के लिए n फिर 2 से स्टार्ट होगा, मतलब n इक्वल टू 1 नहीं लेगी क्योंकि 0 तो ओवरटर्न आएगा, वो फर्स्ट ओवरटर्न से स्टार्ट होता है। कॉपी कर लिया होगा आपने। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं और क्लोज्ड एंड के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर सकते हैं। So we are going to study this thing in closed organ pipe. Yes. Please once show the last slide. Here it is, the last slide. Okay, sir. Thank you. These things are almost being repeated, so we can be quick. केवल नाम बदल रहा है, स्ट्रिंग की जगह पाइप आ गया है, ट्रांसवर्स वेव की जगह लॉन्गिट्यूडनल वेव है, but the logic behind is the same. Node anti-node creation and their separations. Closed organ pipe पर एक दो केस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लोज्ड का मतलब वन एंड क्लोज्ड, नॉट बोथ। और अगर इसको हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाना है तो आप जानते हो कि जो ये ओपन एंड है ये एंटी नोड का काम करेगा, क्लोज्ड एंड है ये नोड का काम करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए रूल है।
तो इसका मतलब एक एंटी नोड बन रहा है, एक नोड बन रहा है। तो इसका जो फ्यूचर बनने वाला है वो उस तरह से रहेगा, जो स्ट्रिंग केस में आपने देखा था कि वन एंड क्लोज्ड हो, वन एंड फिक्स्ड हो, दूसरा एंड फ्री हो। तो ये फिक्स्ड एंड जैसा बिहेव कर रहा है और ये फ्री एंड जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसके भी जो हार्मोनिसिटी आएगी एग्जैक्टली सेम आएगी जो आपने स्ट्रिंग केस में स्टडी किया था, एंड विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड फ्री। यू रिमेम्बर कि वहाँ पे जो हार्मोनिसिटी आती थी वो ऑड नंबर पर आती थी, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड देन फिफ्थ हार्मोनिक, उस तरह से जाते थे। और सेम फार्मूला आप यहाँ पे भी पाएंगे। सो ड्रॉ कर देते हैं। वेव कैसा दिखेगा, ये नोड है तो नोड पॉइंट सेंटर से लेते हैं, और ये एंटी नोड है तो इसको यहाँ पे टच कराते हैं, एंड देन बोथ साइड जाता है तो इस तरह से भी ड्रॉ कर देते हैं। So this is how we will be picturizing the displacement wave in case of closed organ pipe. And अगर इसकी लेंथ L दिया गया तो हम लोग यहाँ पे वेव को मेजर कर सकते हैं। So fundamental mode और फर्स्ट हार्मोनिक, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो वेवलेंथ की वैल्यू आप बोल सकते हो एक एंटी नोड और नोड के बीच का, सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 4 होता है, और ये एल के बराबर हो गया, तो लेमडा की वैल्यू 4L के बराबर हो जाएगी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस ये साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है अंडर रूट बी बाई रो सी के बराबर होती है। एयर पर होगा गामा आर डी बाई एम लिख लेंगे, या फिर किसी भी गैस पे है तो गामा आर डी बाई एम भी लिख सकते हैं। सो फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जा रही है वो v डिवाइडेड बाई 4L आ जा रही है। और अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो v/4L हम लोगों ने वहां पर भी कैलकुलेट करके देखा था। इसके बाद दूसरा जो इसका पिक्चराइजेशन है प्रेशर में कैसा दिखेगा, वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर आप पाओगे कि सारी चीजें रिपीटेड टाइप की है। अगर आपको प्रेशर वेव के फॉर्म में दिखाना है, प्रेशर वेव के फॉर्म में दिखाना है, so it must be behaving like node, this must be behaving like antinode. Please keep in mind they are going opposite, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी वो प्रेशर टर्म यूज कर लेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज कर लेगा, सो वी नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर कि कौन सा यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट आप याद रख सकते हो, प्रेशर उसका अपोजिट चलता है, दैट्स ऑल, इट्स नॉट अ बिग डील टू रिमेम्बर। सो नोड बीच में ड्रॉ करते हैं, एंटी नोड बॉर्डर पे आता है, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा पिक्चराइजेशन में। और नोड और एंटी नोड के सक्सेसिव और सेपरेशन, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो लेमडा बाई 4 होता है। तो ये फॉर्मूला फिर से बनेगा, फिर से फ्रीक्वेंसी बनेगी। इसका मतलब हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये बात पे डिपेंड नहीं करती है कि वेव को आपने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिखाया है, प्रेशर के फॉर्म में दिखाया है। सो आप किसी भी फॉर्म में दिखाओ, वेव वही है तो उसके फीचर्स वही रहेंगे, फीचर विल नॉट चेंज, लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, दे विल नॉट डिपेंड ऑन द वे यू आर एक्सप्रेसिंग द वेव। So these are the two different ways of expressing. ये प्रेशर वेव को कई बार डेंसिटी वेव भी बोल सकता है, तो डेंसिटी वेव और प्रेशर वेव का जो एक्सप्रेशन आएगा या फिर इनका जो पिक्चराइजेशन आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। सो इसको आप डेंसिटी वेव भी लिख सकते हो। और डेंसिटी फॉर्म, जो भी नाम दिया जाए। तो अगर आपको फंडामेंटल समझता है तो नेक्स्ट भी समझ जाएगा, उसके नेक्स्ट भी समझ जाएगा, सो सीक्वेंस भी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेवल के लिए कैसा दिखेगा, ये अगेन डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए अगर आप ड्रॉ करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता हो गया, अब तक आपको याद हो गया होगा कि ये एंटी नोड रहता है और ये नोड रहता है, ये दोनों फिक्स हो गए। अब आपको हायर लेवल पे जाना है, मतलब बीच में और भी एंट्री लेके आनी है, तो आप एक नोड लाओगे तो फिर आपको एक एंटी नोड भी लाना पड़ेगा, तभी सीक्वेंस कंप्लीट होगी। तो ये नेक्स्ट लेवल होगा। फर्दर एक नोड और एंटी नोड का पेयर फिर से ले आओगे, इस तरह से उसको बढ़ाते रहोगे। सो अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फॉर्म द एंटी नोड, फॉर्म द नोड और सम सॉर्ट ऑफ दिस। यू कैन ड्रॉ इन मोर प्रॉपर। ये एंटी नोड बनाएगा, बीच में एक नोड बनाएगा, फिर ये एंटी नोड बन जाएगा जाकर के। यहाँ पर एंटी नोड चल रहा है, फिर ये नोड बना, अगेन एंटी नोड क्रिएशन हुआ, और फिर फाइनली ये नोड हो गया। So that is anti node, this is node, and that is again anti node upside.
Then you can measure the length and wavelength, और इसको आप बोलोगे this is for the third harmonic. अभी हम लोग थर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से वो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने वाला है, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. ये लैंग्वेज का भी ख्याल रखना है. सो या का जो लेमडा आएगा, या फिर टोटल देख लेते हैं, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, दैट मेक्स इट 3 लेमडा बाई 4. 3 lambda by 4 is equal to L, so lambda came out to be 4L by 3. Frequency is V divided by lambda, so that becomes V divided by 4L by 3. So from here you will get the frequencies coming as 3 times V by 4L. V by 4L was the fundamental, so it is coming 3 times of the fundamental frequency. Hence it is named as a third harmonic. So ये थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा. एंड कैन यू गेस कि इसके बाद जो आएगा वो फिफ्थ हार्मोनिक आने वाला है, क्योंकि ये पेयर में आएगा, नोड और एंटी नोड. सो फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, इस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव भी आप ड्रॉ कर सकते हो. सो अगर कभी आपसे ऐसा बोलता है कि nth हार्मोनिक ड्रॉ करना है, सो nth हार्मोनिक के लिए फिर n को कैसा होना पड़ेगा, ऑड नंबर, जहां पर n को ऑड होना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड हार्मोनिक लेते हैं. सो आप बोलोगे Fn is going to be equal to n times V by 4L. n इसलिए सबस्क्रिप्ट में लगा दिया गया, nth हार्मोनिक के बारे में बात कर रहा है. या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि nth ओवरटोन बताइए. सो इसमें n कोई इंटीजर हो सकता है. nth ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट ओवरटोन है तो 2n + 1 टाइप का चल रहा है. So this will become 2n plus 1 V by 4L. In case you are following, then you will find कि हम लोग exactly उसी चीज को कॉपी कर रहे हैं जो हम लोग एक बार कर चुके हैं, बट पिक्चराइजेशन थोड़ा सा अलग जा रहा है, that's all. इसका प्रेशर आप ड्रॉ कर सकते हो और हायर लेवल को भी आप ड्रॉ कर सकते हो, चलेगा. सो ये अपना हो गया स्टैंडिंग वेव, और इट्स वेरी सिमिलर टू द स्ट्रिंग केस दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आता है जो कि स्ट्रिंग केस में नहीं आता है, तो दैट इज एंड करेक्शन. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछ चुका है ये करेक्शन को लेकर के, एंड करेक्शन. सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाइए. दैट इज पिछला स्लाइड. हो गया सर, थैंक यू. ना ये जो एंड करेक्शन है, ये हम लोग ऑर्गन पाइप में करते हैं. इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, कई बार क्वेश्चन में वो डाल देता है कि एंड करेक्शन आपको देना है. सो क्या करेक्शन है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लैंग्वेज में लिख दूंगा. जब कभी ओपन पाइप आपको मिलेगा या फिर ओपन एंड मिलेगा, तब इसको करते हैं. कैन यू प्लीज रीशेयर द स्क्रीन. ओके, अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो मैं जरूर रीशेयर कर सकता हूँ. होपफुली कि अब आपका प्रॉपर विजिबिलिटी आ गई होगी आपके पास. एनीवे, सो एंड करेक्शन कब हम यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ ओपन एंड. ओपन एंड क्लोज्ड एंड पे नहीं करते. क्या करेक्शन होता है वो बताता हूँ. देखो क्या होता है ना कि जो ये क्लोज्ड एंड है, और लेट्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में ही बात करेंगे. तो अगर यहाँ से साउंड वेव आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा, तो ये जो लास्ट वाला एंड है क्लोज्ड एंड, ये फिक्स जैसा होगा और ये नोड जैसा बिहेव करेगा. तो नोड की जो लोकेशन होगी, द लोकेशन ऑफ नोड पॉइंट विल बी एट दिस क्लोज्ड एंड.
लेकिन जब हम ओपन एंड पर आते हैं तो यहाँ पर कोई इस तरह से फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। तो बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फिक्स बाउंड्री, तो जो एंटी नोड बनता है या फिर जो भी यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट बनता है वो इसके साथ को टर्मिनस नहीं होता है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ का जो लेंथ है, अगर आप मेजर करोगे ये लेंथ आएगी लेंथ ऑफ द पाइप, लेकिन एंटी नोड की जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर नहीं होगी। सो एंटी नोड इज नॉट एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, not exactly at the open end. It is a bit above or bit outside. So antinode यहाँ कहीं बनता है। So अगर हम फंडामेंटल मोड को ड्रॉ करें या फिर कोई भी मोड को ड्रॉ करो फॉर दैट सेक, so it's not like this कि ये यहाँ पर टर्मिनस हो जाता है, को टर्मिनस है, रादर ये थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद टर्मिनेट करते हैं। जनरली हम उसको यूज नहीं करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, बट अगर क्वेश्चन की इंटेंशन है उसको पकड़ने की तो फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एंटीनोड इज फॉर्म्ड अ बिट अबव और आउटसाइड टू द एंड ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप। सो जब भी ओपन एंड होगा तो हम उसको यूज करेंगे। इससे क्या चेंजेस आते हैं और क्या करने को, फिर ये जो डिस्टेंस होगी ना अपने को ये मेजर करनी चाहिए, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग ई से लिख देते हैं, यही करेक्शन है। सो करेक्शन के लिए हमको ई को ऐड यूज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से मोड पर वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, सो कैन वी थिंक ऑफ कि ये फंडामेंटल मोड है, तो फंडामेंटल मोड में हम लोग इसको लेमडा बाई 4 लिखेंगे। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा एंटी नोड से लेकर के नोड तक का, ये लेमडा बाई 4 होगा। लेकिन जो पाइप की लेंथ है वो एल होगी, तो दोनों बराबर नहीं होंगे अगर हम करेक्शन को माइंड में रखते हैं तो। सो एल इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू लेमडा बाई 4, रादर एल प्लस ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। तो हमारा करेक्टेड वर्जन क्या हो जाएगा, L प्लस ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। सो अगर एंड करेक्शन हमको कभी यूज करना होगा तो कहाँ पर करेंगे, मैं रिपीट करता हूँ, ओपन एंड पर करेंगे, और जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसके लिए उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टोटल लेंथ जो यूज करने वाले हैं वो L प्लस करेक्टेड वैल्यू दोनों को यूज करेंगे। नो कब हमको पता चलेगा कि एंड करेक्शन यूज करना है नहीं यूज करना, वो क्वेश्चन खुद बताएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको ई के बारे में बताता है तो आप उसको यूज करेंगे, ई के बारे में नहीं बोलता है आप नहीं यूज करेंगे, एज सिंपल एज एनीथिंग। नाउ ई को बताने के उसके कई सारे तरीके होते हैं। ई की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। इसकी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 0.6 इंटू आर, जहां पर आर का मतलब क्या है, आर इज रेडियस ऑफ पाइप। ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड है, फिक्स्ड है। जो एंड करेक्शन आता है वो 0.6 इंटू आर के इक्वल आता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। तो सपोज कर लीजिए किसी क्वेश्चन में वो रेडियस ऑफ पाइप दे देता है और बाकी सारी कहानियां बोलता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो रेडियस ऑफ पाइप किस पर्पस के लिए दे रहा है। उसका पर्पस है कि आप इस ई को कैलकुलेट करें और फिर ई को यूज करें। जेई मेन में प्रोबेबली या फिर एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कपल ऑफ ईयर बैक। उसने रेडियस दिया हुआ था और कुछ बोला था कि पर्टिकुलर मोड पे वाइब्रेट करता है, वेवलेंथ या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो अपने को इसको यूज करना था। माइंडेड कि इसका यूज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने इसको यूज नहीं किया और जो भी आंसर निकाला वो ऑप्शन में रहता है, सो दैट मीन्स कोर पॉइंट बिकम्स कि आपको एंड करेक्शन यूज करना है। कहाँ पर यूज करेंगे, ओपन एंड पर। कितना यूज करेंगे, 0.6 इंटू आर, और उसको करेक्टली यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। नाउ अब इसके एप्लीकेशन के लिए सपोज कर लिए ओपन एंड दे दिया, ओपन पाइप दे दिया। सो ओपन पाइप में लेट्स से फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई और मोड भी हो सकता है। तो फंडामेंटल मोड पे फिर आप इसको ऐसे दिखाओगे, लिटिल अहेड टू लिटिल आउटसाइड। बराबर बनना चाहिए था, थोड़ा कम ज्यादा है बट इट्स ओके, पर अपना पर्पस हो जा रहा है। अगर इसकी लेंथ एल दी गई है पाइप की, सो एंड करेक्शन क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक ई को यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम ई को यूज करेंगे। सो अगर ये एक एग्जांपल जैसा ट्रीट किया जाए तो ये आपको बताता है कि जब कभी ओपन एंड मिलेगा तब तक हम लोग इसको यूज करने वाले हैं।
So that will be your antinode, that will be your antinode. एंटीनोड से एंटीनोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2 होता है, तो ओवरऑल लेमडा बाई 2 रहा होगा, तो हम बोलेंगे लेमडा बाई 2 की जो वैल्यू रही होगी वो L प्लस ई रही होगी, बेसिकली L प्लस 2 ई रही होगी। कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई कंसर्न या क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। अगर जम गया तो अच्छी बात है। क्लोज्ड एंड पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो फिक्स लोकेशन होती है। एंटीनोड इज फॉर्म्ड अ बिट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन पॉइंट एंड पॉइंट पे बनता है, आप बोलोगे नहीं। फिर बोलेगा क्या आउटसाइड बनता है इनसाइड बनता है, आप बोलोगे आउटसाइड बनता है। कितना आउटसाइड बनता है, आप बोलोगे 0.6 इंटू आर होता है। सो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस स्लाइड से मिल जा रहे हैं आपको। ओके, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो फिर हम लोग और भी आगे बढ़ जाते हैं और रेजोनेंस ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में उससे पहले आप में से किसी ने पूछा था कि हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आपको बहुत रफ आंसर दिया था कि आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और टाइम मेजर कर लीजिए, वहां से आप स्पीड मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना होता है तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर लेते हैं। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट ये रेजोनेंस ट्यूब है। इससे भी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हो किसी भी गैस में। और भी इसके पर यूजेस हैं, तो पहले मैं आपको सेटअप बना देता हूँ कैसे वर्क करता है और फिर इसके यूजेस के बारे में बताएंगे। सो अब क्या करते हो कि एक ट्यूब लेते हैं और इसमें लिक्विड को भर देते हैं। लिक्विड में अपने पास इजीली अवेलेबल है वाटर है, तो उसको वाटर को भर देते हैं। यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं या फिर फ्लेक्सिबल पाइप लगा देते हैं, रेड कलर यूज कर लेते हैं। some sort of यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कर रखेंगे यूट्यूब जैसे। ये रफली है और इसकी हाइट को हम लोग ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है। आप जानते हो कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये उसी लेवल तक रहेगा जैसे आप ऊपर नीचे करोगे। सो यहाँ पर हम लोग एक स्केल भी लगा देते हैं। ये जो ट्यूब है इस पर स्केलिंग होती है सो दैट वी कैन इजीली मेजर कि कितना लेंथ तक लिक्विड है। यहाँ से 0 ऑनवर्ड हम मेजर करते हैं। सो ये जो लेंथ है ये लेंथ हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द स्केल। और इस लेंथ को हम लोग वैरी भी कर सकते हैं यहाँ पर इस साइड वाले पार्ट को अपसाइड डाउन साइड करते हुए। फिर एक ट्यूनिंग फोक से इसको वाइब्रेट कराते हैं। ट्यूनिंग फोक का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड आप यहाँ पे क्रिएट करा रहे हो। कैसे बिहेव करता है जब इसको आप वाइब्रेट कराते हो तो यहाँ एयर जो है वाइब्रेशन अंदर जाता है, फिर एक रिफ्लेक्टेड वेव आती है, दोनों में सुपर पोजिशन हो रहा होता है। बेसिकली एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही होती है। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले के पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो एंड होता है, दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ क्लोज्ड एंड, क्योंकि उसके आगे लिक्विड है तो लिक्विड में जा नहीं रहा है। सो ये प्रेशर वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ क्लोज्ड पाइप। तो ये क्लोज पाइप की जैसा बिहेव करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लोज पाइप के बारे में स्टडी किया हुआ है। सो जब हम क्लोज पाइप के बारे में देखते हैं तो क्या होगा कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। सो रेजोनेंस केस में आप पाओगे कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस पहला जो रेजोनेंस इसको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, फंडामेंटल मोड वाला, एंड करेक्शन को इग्नोर करते हुए। सो ये इस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा। फिर इसके बाद में जब आप लिक्विड लेवल को और भी नीचे ले जाओगे तो फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट कुछ ऐसा मिलेगा।
तो ये नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट मीन्स लाउडनेस बढ़ जाता है। सो अगर आप इस लिक्विड के लेवल को एडजस्ट कर रहे हो और यहाँ से ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी चल रहा है, तो आप पाओगे कि पर्टिकुलर हाइट पे लिक्विड जाएगा तो साउंड का लाउडनेस सडनली बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, फिर और भी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बढ़ता रहता है। तो अगर किसी एल लेंथ पे बढ़ रहा है, एल लेंथ पे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल लेंथ पे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही होगी। तो अगर हम इसको L1 बोल लेते हैं फंडामेंटल के लिए, तो फंडामेंटल के लिए हम पिक्चर दिखा देते हैं, फिर सेकंड को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। सो अगर L1 लेंथ पर लाउडनेस बढ़ा है, देन वी विल से कि ये फर्स्ट रेजोनेंस है, और फर्स्ट रेजोनेंस में हम बोलेंगे कि F की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V डिवाइड बाई 4L1। ये 4L1 कहाँ से आया? This is the fundamental mode of vibration in case of a closed organ pipe. So it's behaving like a closed organ pipe. Now इसके बाद हम लिक्विड लेवल को और नीचे लेकर के आते हैं। जब नीचे और लेकर के लाएंगे तो फिर से किसी पर्टिकुलर हाइट पर आने के बाद आप पाओगे कि फिर से लाउडनेस बढ़ जाएगी, मे बी लाइक यहाँ पर। तो वो बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी एक इस तरह से बन रहा होगा, यानी वो थर्ड हार्मोनिक पे चला गया होगा। तो अगर वो थर्ड हार्मोनिक पे चला गया होगा तो उस समय फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3V/4L1। तो वो अपना नेक्स्ट लेवल का चला जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, सो दैट विल बी V डिवाइड बाई L2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर इस लेवल तक आ रहा है तो वेव को ड्रॉ करेंगे तो वेव कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, क्योंकि वो नोट पॉइंट बनेगा, ये तो एंटी नोट से पास होता हुआ आ जाएगा। एनीवे, तो अगर हम यहाँ से अगर फर्स्ट से भी कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट का आपको फंडामेंटल का पता चल जा रहा है। नेक्स्ट के लिए बात करेंगे तो ये बनाया जा सकता है कि 3V डिवाइड बाई 4L1, ये थर्ड नेक्स्ट लेवल का आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप फर्दर उसको ऊपर ले जाते हो तो यू विल फाइंड कि नेक्स्ट लेवल पर भी आपको साउंड मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपको साउंड मिलती है। अब इसमें पर्पस पे डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है। तो इसको हम लोग बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो पहले पर्पस असाइन कर देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट दे देते हैं। एक पर्पस ये होता है कि हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस में या फिर एयर में। सो इट इज यूज्ड, ये मैंने आपको बताया किस तरह से फंक्शन करता है, इसका किस तरह से इसको रिलेट कर पाते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड। तो हम इस यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं, एंड आल्सो और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करा सकते हैं। एक F1 L1 पर आ रहा होगा, दूसरा ट्यूनिंग फोक लेंगे तो V/4 L2 पर आ रहा होगा। वो L2 उसका मतलब दूसरा होगा। मैं इस L2 को इस 1 मिनट के लिए रेस कर देता हूँ। तो अगर उसका फंडामेंटल किसी और पर आ रहा होगा तो इन दोनों को डिवाइड करके हम F1 F2 को कंपेयर कर सकते हैं। V की वैल्यू वही रहेगी। अच्छा, L1 L2 हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्केल बना हुआ है। तो दूसरा हमारे पास ऑब्वियस एप्लीकेशन जो दिख रहा है वो फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने के लिए। आल्सो टू कंपेयर frequency of tuning forks। सो अगर कभी आपको दो ट्यूनिंग फोक दे दे और बोले कि बताइए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो हमारे पास एक ये एक्सपेरिमेंट है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो और बता सकते हो कि किसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने वाली है। सो F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। या फिर अपने को F पता हो, L मेजर करके हम V डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ट्यूनिंग फोक का अगर अपने को फ्रीक्वेंसी पता है, सो अब देखोगे जो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी अगर अपने को नोन है तो L1 हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई लुकिंग कि कहाँ पर लाउडनेस बढ़ रही है। यहाँ से V को कैलकुलेट कर लेते हैं। और थ्योरेटिकल मेथड हमारे पास तो ऑलरेडी है, √B/ρ। दोनों से कैलकुलेट करके हम लोग मैच करा सकते हैं कि कितना सिमिलर जा रहा है, कितना डिफरेंस जा रहा है। सो ये इस तरह से अपना रेजोनेंस वर्क करता है।
और इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। Sir, कॉपी कर सकते हो। यस sir, but how we will calculate velocity or speed in different gases? डिफरेंट गैसेस को कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या करो कि इसी को आप किसी रूम पे रख लो और उस रूम पर गैस को फिल कर लो एयर को हटाने के बाद। रूम का मतलब एक चैम्बर बना लो आप ग्लास का और उस पर गैस भर दो, उस गैस पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो बेसिकली यहाँ पर जो गैस होगी उस गैस पर वेलोसिटी मेजर कर रहा होगा। और अगर आपने इसको एयर पे किया हुआ है, दैट मीन्स आउटसाइड किया हुआ है एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे, तो फिर ये एयर पर आपको स्पीड ऑफ साउंड मेजर करके बताएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी गैस आप उसको दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये मेजर करके आपको बता सकता है। अगर सपोज कर लीजिए आपको इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ये नहीं पता है ट्यूनिंग फोक, तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम L2 मेजर करना चाह रहे थे उस L2 के बारे में बोल देता हूँ। पिक्चर को थोड़ा सा बैलेंस वे पे दिखाने के लिए इस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ। लेट्स सी कि नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इसको हम लोग L2 बोल रहे हैं। सो वहां पर आप पाओगे कि ये नोड से जाते हुए फिर यहाँ पर एक नोड बनाएगा और यहाँ पे नोड से जाते हुए फिर से एक ऐसा नोड बनाएगा। नो अगर आपको L1 पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला या लाउडनेस मिला, फिर L2 पे मिला नेक्स्ट लेवल पर, तो आपको L1 और L2 तो पता चल जाएगा। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए एंटी नोड बन रहा है, ये नोड बन रहा है, यहाँ पर एक एंटी नोड है, ये भी नोड है, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। पिक्चर में इधर उधर दिख सकता है। सो अगर हमको L1 और L2 मिल जाते हैं तो यहाँ से हम लोग वेवलेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज, अगर फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं पता है तब भी हम बता सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। उसके लिए क्या करना होगा, L1 और L2 के बीच का गैप मेजर कर लेंगे। तो अगर हमने L2 माइनस L1 मेजर किया तो क्या हम बता सकते हैं कि वो इन दोनों के यानी नोड और नोड के बीच का गैप के बारे में बात करेगा। सो क्या ये λ/2 को इंडिकेट कर रहा होगा? सो you'll find कि ये λ/2 को इंडिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स L2 माइनस L1। यहाँ से हमको वेवलेंथ पता चल जाएगी। कई बार अपने को एक तीसरा पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। आइदर यूज है कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वेलोसिटी पता होगा तो हम ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका होता है अंडर रूट गामा RT/m। रेजोनेंस ट्यूब को आपको कैसे यूज किया जा सकता है स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए? अगर फ्रीक्वेंसी नोन है या फिर स्पीड ऑफ साउंड नोन है तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। दो ट्यूनिंग फोक्स होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करा सकते हैं। मोर ओवर वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तो वेव वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ वेव वेलोसिटी कैलकुलेशन इज v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f। ये इसके मल्टी वेज से यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम में क्या करेगा, कई बार आपसे बोलेगा कि L1 इतना है, L2 इतना है, नेक्स्ट इतने पे मिलता है, तो बताइए वेवलेंथ कितना है। तो हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और ये पॉइंट आपको नहीं समझा हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझ में आ गया होगा तो अपना काम हो जाता है। कैन वी से L2 इज इक्वल टू 3L1? L2 को हम लोग 3L1 भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट हायर लेवल का है, सेम फ्रीक्वेंसी का, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आपको सेम फ्रीक्वेंसी सिंस हमको मिल रही है तो नेक्स्ट लेवल पर जो आएगा वो 3L1 आएगा, क्योंकि ये अपने पास कितना होता है, λ/4 होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 λ/4। सो टोटल कितना हो जाएगा 3 λ/4। यस, वी कैन से इन दैट वे एज वेल। और जनरली क्या होता है, वो पिक्चर में आपको ऐसा दिखाएगा कि L1 L2 अलग देगा, फिर वेवलेंथ पूछेगा, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। इसके बाद और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग वेव स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है कि अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी का है तो हमको अगला रेजोनेंस 3L1 पर भी इसका मतलब 3 टाइम्स पर भी मिलेगा नेक्स्ट वाला।
लेकिन अगर आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है और नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, तो हम इस तरह से वेव को भी लिंक कर सकते हैं। मतलब ये जो वेवलेंथ है उसको हम L1 और L2 के टर्म में भी लिंक कर सकते हैं अगर इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया गया है। कई बार क्या करेगा कि वो L1 और L2 अगर वो 3 टाइम्स नहीं भी देता है, सपोज कर लीजिए L1 L2 3 टाइम्स नहीं भी आता है, तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता कर सकते हैं कि पहला जो वाइब्रेशन हुआ होगा तो इस तरह का एक ही नोट बन रहा होगा हमारे पास, दूसरे टाइम पर यहाँ पे भी नोट बन रहा होगा, तो इन दोनों नोट्स और नोट्स के बीच की दूरी हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे हम यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब चाहो तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये फंडामेंटल मोड है, फिर हम लोग थर्ड हार्मोनिक मोड पे चले जाते हैं। थर्ड हार्मोनिक मोड पे 3v/L बन जाएगा। सो ये भी बोल सकते हो कि F इज इक्वल टू v/4L1 एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी 3v/4L1। फिर इसको कंपेयर करा लोगे तो L2 की वैल्यू वहां से भी निकाल करके बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन वो किस फॉर्मेट पे देता है, L1 L2 देता है तो आप इस तरह से वेवलेंथ निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर उसको थर्ड से भी रिलेट कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि वो और भी वेव को यहाँ पे इंक्लूड करके बोलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट हार्मोनिक कहाँ पे मिला हुआ है, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट हार्मोनिक बताएगा, तो फिर इस तरह से हम वेव को बनाते रहेंगे और पता करते रहेंगे कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी से लिंक कर सकते हैं। सो पॉइंट इज कि इस तरह से भी आप लिंक कर सकते हो। 3v/4L2 3v/4L2 हाँ, तो उसको आप देख लोगे कि मैंने L1 लिख दिया था क्या, एक बार उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेवलेंथ कितना आएगा, जैसे यहाँ पे देखो ना, वेवलेंथ ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। कैन वी से कि यहाँ पर 3 lambda 1113 3 lambda/4 is going to be equal to L2। yes you are right। so lambda को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4L2/3। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, v डिवाइड बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं हम लोग v डिवाइड बाई 4L2/3। yeah of course you can write in that manner as well। सो पॉइंट इज कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के पॉइंट्स आपने लिखे थे वो सारे आप मेजर करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डील करने वाले बीट्स के बारे में। सो बीट्स के बारे में आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में उसका डेरिवेशन और उससे रिलेटेड स्टेप जो है वो पता कर लेंगे। बीट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बीट फ्रीक्वेंसी का पूछने का। उससे पहले ये होता है कि वो हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि सुपर पोजिशन में अगर अपने पास एक वेव हो, दूसरा वेव हो, सुपर पोजिशन से हम लोग वाई रिजल्टेंट वेव को कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो या स्ट्रिंग वेव हो या फिर कोई और भी वेव हो, जो बीट्स है वो केवल साउंड वेव से रिलेटेड है ना। जब सुपर पोजिशन होता है तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी सुपर पोजिशन देखा था वेव्स का, उसमें ओमेगा और के को सेम रखा था। ओमेगा बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के बोले तो वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को बराबर रखा था, चाहे पर हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव कैलकुलेशन करना हो या फिर उससे पहले सुपर पोजिशन जो हम लोग देखते थे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग वेवलेंथ को वेरी करा सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी को वेरी करा सकते हैं। तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी इक्वेशन से दिया जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैथ को यूज करना पड़े। बीट्स के लिए अपने को क्या करना होता है, आइडेंटिकल वेव को लेना होता है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस रहता है वो फ्रीक्वेंसी में रहता है और स्लाइट डिफरेंस रहता है। सो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। व्हेन टू और मोर वेव्स, टू वेव्स के लिए बात कर लेते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन दैट डिफरेंस हैज टू बी स्लाइट, नॉट बिग। So when two waves of slightly different frequencies and otherwise identical
undergo superposition, then there is variation of intensity or resultant intensity. Variation of resultant intensity. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन इज नोन एज बीट्स फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ intensity variation is known as beat frequency. कॉपी कर लीजिए पॉइंट को और स्टेटमेंट को या डेफिनेशन को. बीट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब रहेगा वो भी लिख देता हूं मैं. बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ बीट्स occurring per second. तो एक सेकेंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. So what is a beat? Beat is basically related to the intensity. So एक जो intensity fluctuation होता है जिस frequency से हो रहा होता है उसी को हम beat frequency बोलते हैं. कई बार आपसे पूछ लेगा कि कंडीशन क्या होता है बीट प्रोड्यूस करने के लिए. तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. रिजल्ट कैसे आएगा? लेट्स से आपके पास एक F1 फ्रीक्वेंसी का साउंड है, दूसरा F2 फ्रीक्वेंसी का साउंड है और दोनों को एक साथ आप प्ले करते हो, एक ही पोजीशन पे सुपरपोज कराते हो. तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ बीट्स कितने मिल रहे हैं बताइए. सो रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो मैं बता देता हूँ. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, दोनों का एक ही मतलब है. तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ F1 माइनस F2. मॉड ऑफ F1 माइनस F2 का मीनिंग ये हुआ कि F1 और F2 में जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को कम करने का. तो नंबर ऑफ बीट्स हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा और वो अपने को पता चल जाएगा. सो अब बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास एक ट्यूनिंग फोक है, ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज. और अगर आप इन दोनों को एक साथ प्ले करते हो तो हाउ मेनी बीट्स यू आर गोइंग टू हियर पर सेकेंड. सो हाउ मेनी बीट्स यानी नंबर ऑफ बीट्स heard per second is going to be equal to, that can be easily calculated. So in case अगर अपने को दो फ्रीक्वेंसीज पता है तो हम लोग ट्रीट करेंगे ये F1 फ्रीक्वेंसी का साउंड है और ये F2 फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. दोनों एक साथ सुपरपोज कर रहे हैं. आइडेंटिकल स्टफ है इसलिए आइडेंटिकल वेव प्रोडक्शन होगा. लेकिन डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का. सेम मीडियम पर है तो सेम वेव वेलोसिटी होगी. फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होने की वजह से आप पाओगे कि इसकी नंबर ऑफ बीट्स जो मिलेंगी वो 256 माइनस 250 के बराबर हो जाएगी. दैट मीन्स हाउ मेनी? 6. सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे. नंबर ऑफ बीट्स यानी जो इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी है वेरिएशन की, उसको हम F1 और F2 का डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं. एक बार वो पता चल गया तो क्वेश्चन काफी सिंपल आता है. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड पूछता है तो दो फ्रीक्वेंसीज पता होंगी, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितना आने वाला है. कॉपी कर सकते हो और कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो. सो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है. अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करने वाले हैं. फिर क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास पे से रिलेट करने वाले हैं. छोटा सा टॉपिक है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वेशन आ रहता है पेपर में. कहीं ना कहीं वो बीट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हम बता सकते हैं. यहाँ पर भी देखो जैसे हमने 250 और 256 लिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो 6 है, बहुत ज़्यादा नहीं है. सो स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए.
यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस का मतलब होता है रफली 10 हर्ट्ज से कम रहना चाहिए। सो एक लिमिट है, 10 से कम रहता है तो चलता है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज आपने जो पढ़ा है वो साउंड वेव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बीट्स के बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, फिर वेव अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, और भी डिटेल पे जाएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। Sir, ओके, यस। so we did that if a disturbance was given, we can find the wave equation. Disturbance is given, then we can find wave equation. Yes, if it is graphically No, given to us, then we can find no, it. Yes. no, sir. You told that if in terms of x it is given, so we can place x equals to x minus vt or x plus vt Yes, depending upon yes. the directions. Sir, so if it is in positive direction, we can write it as x minus vt, and we can also write it as minus x plus vt. So two different answers will come. So it can come as multiple, correct? Yes, it can come in multiple, correct, but क्योंकि वेव इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के अपने पास कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आपने पूछा है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरे को। प्लस एक्स पे जाएगा तो हम एक्स को एक्स माइनस वी टी से रिप्लेस कर देते हैं, और माइनस एक्स पे जाएगा तो इसका अपोजिट वर्जन लेकर के रिप्लेस करेंगे। Sir, नाउ so telling that on place of x minus vt, we can write as minus x plus vt also, no? Because sign is different, so it will go in positive x direction only, no? minus x plus vt, no, you need to be careful for that matter, because when we did a derivation we started like this, and if it is moving in this way, so it has to be somewhere here. So we are replacing this x location, ये जो x location बन रहा है हमारे लिए, हम इसको रिप्लेस कर रहे थे। अगर हम माइनस एक्स प्लस वी टी से करेंगे सो इसका मीनिंग कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इसको इधर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो लोकेशन में चेंज आ जाएगा। हालांकि वेव उसी डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, लेकिन जो एक्स है ना वो हमारा एक्स बदल गया। दैट मीन्स हमारे ये रेफरेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और हमें ये रेफरेंस से हम पीछे चले गए। सो दैट विल बी द डिफरेंस। और अदरवाइज वेव के नेचर की बात हो या फिर वेव के प्रोपगेशन की बात हो वो सेम रहेगी, बट लोकेशंस विल बी डिफरेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो क्या पूछता है, क्या वो वेव इक्वेशन पूछता है तो आप बोलोगे यस वेव इक्वेशन सेम रहेगी, लेकिन वेव कहाँ पर लोकेटेड है दैट लोकेशन विल चेंज, क्योंकि आपने एक्स को माइनस एक्स कर दिया। सो अगर वेव इक्वेशन पूछता है तो यस आप दोनों को यूज कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? Sir, in Yes. HCV, the polarization was also given. So, are we going to do polarization? पोलराइजेशन वी विल बी कवरिंग इन ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पोलराइजेशन पढ़ेंगे, बिकॉज पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव के लिए रहता है और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, वहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ पाएंगे। साउंड के लिए वो वैलिड नहीं होता है बिकॉज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सर वो सेंगेज में सोनोमीटर और क्वींस ट्यूब भी है वो। हाँ वो एक दो ट्यूब्स होते हैं, हमने उस पर भी दिया होगा मॉड्यूल पे, क्विंस ट्यूब होता है और कॉन्स ट्यूब होता है। ये दोनों ट्यूब्स को हम लोग यूज करते हैं वेव वेलोसिटी साउंड वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका ब्रीफ अप दे दूंगा, जिससे वो अब उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। और सोनोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया है, हालांकि मैंने हेडिंग में सोनोमीटर वर्ड नहीं यूज किया था। सोनोमीटर वायर का मतलब होता है एक वायर जिस पर हम लोग स्टैंडिंग वेव को क्रिएट करते हैं। सो ये जो वेव हम लोग क्रिएट करते हैं इसी सेटअप को हम लोग सोनोमीटर वायर कहते हैं। सो सोनोमीटर वायर स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने के लिए रहता है और इसको हम लोग डिटेल में डील कर चुके हैं। कॉन्स ट्यूब और क्विंस ट्यूब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे और डॉपलर को भी समझ लेंगे। जनरली क्या होता है वो कॉन्स ट्यूब और क्विंस ट्यूब के बारे में एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बोलता है, बट सेटअप देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो वी विल हैव आइडिया अबाउट इट। ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, so thank you everyone. See you in the next lecture then.